space. Dead space is basically the volume of inspired air that does not take part in gaseous exchange. मतलब कि वो वाला part of air जो कि आप inspire कर रहे हो और gaseous exchange में वो participate नहीं कर रहा। अब dead space जो है उसको हमने दो हिस्सों में divide किया हुआ है, एक है anatomical और एक है physiological। एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल, नॉर्मली एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो है वो बराबर होती हैं और दोनों की वैल्यूज़ 150 ml होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। अब एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होती है? बेसिकली वो वाला वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि कंडक्टिंग एयरवेज में होता है, जो गैशियस एक्सचेंज में पार्ट नहीं ले रहा लंग्स तक, ठीक है। और आपको पता है कि वी और क्यू क्या होता है। वी से होती है वेंटिलेशन जो एयर आ रही है, क्यू से होती है परफ्यूजन जो कि आपकी ब्लड सप्लाई है जिसने आके गैशियस एक्सचेंज में पार्ट लेना है। तो डेड स्पेस की केस में क्या होता है कि परफ्यूजन नहीं होती, परफ्यूजन नहीं होगी तो वी क्यू रेशो ज़्यादा होगा। एक दो बातें और एनाटॉमिकल डेड स्पेस के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है वो ह्यूमिडिफाई कर रही होती है एयर को, कंडीशन कर रही होती है एयर को और रिमूव कर रही होती है पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द एयर। ये तीन चीज़ें कर रही होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। फिर आ जाती है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपको मैंने बताना था कि ये वो वाली स्पेस है लंग के अंदर जो कि पार्ट नहीं ले रही गैशियस एक्सचेंज में। अगर ये लंग है तो इसका जो एपिकल या एपेक्स होती है या अपर लोब होता है वो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहा होता है टू द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जोन 1 होता है। ये जोन्स ऑफ लंग में आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि कोई भी चीज़ जो कि परफ्यूजन कम करेगी उसकी वजह से डेड स्पेस बढ़ जाएगी। जैसे कि हाइपोटेंशन है उसकी वजह से डेड स्पेस बढ़ जाएगी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसकी वजह से क्या होगा, परफ्यूजन होगी कम और डेड स्पेस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वो कहता है कि एक इंसान शैलो ब्रीदिंग कर रहा है तो डेड स्पेस पे उसका क्या असर होगा, क्या होना चाहिए आपके ख्याल से? अब असूली तौर पे शैलो ब्रीदिंग है ऊपर ऊपर से, लेकिन अंदर वाला वॉल्यूम तो चेंज नहीं ना हो रहा एयर का, जो नई पार्ट प्ले कर रहा इन गैशियस एक्सचेंज। इसीलिए शैलो ब्रीदिंग कभी भी आपकी डेड स्पेस को चेंज नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट को समझें और फिर आगे चलें। शैलो ब्रीदिंग कभी भी आपकी डेड स्पेस को चेंज नहीं करती। अब चलते हैं इनके एमसीक्यूज की तरफ जो पूछे गए हैं। डेड स्पेस ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टर द इंस्पायर्ड एयर। इंक्रीज होती है हाइपोटेंशन में, अपर पार्ट ऑफ द लंग जो है ना उसमें ज़्यादा डेड स्पेस होती है। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में मेन यही कंट्रीब्यूट कर रहा है। डेड स्पेस जो है ना वो कंडीशनिंग और इंस्पायर्ड एयर करवाती है। एनाटॉमिकल डेड स्पेस जो है वो बेसिकली रिमूव कर रही होती है पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर बिफोर एंटरिंग द एल्वियोलाई, ठीक है। डेड स्पेस चेंज नहीं हो रही होती इन शैलो ब्रीदिंग और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस में इन नॉर्मल एडल्ट। इंक्रीज्ड वीक्यू रेशो होता है इन डेड स्पेस। ये मैंने आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ये एमसीक्यूज जो रिपीट हुए हैं, बार बार पूछे गए हैं, इनको आप एक दो दफ़ा पढ़ें ताकि आपको इधर ही याद हो जाए और रट्टा ना लगाना पड़े। जोन्स ऑफ लंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा कंपैरेटिवली कम जाता है, लेकिन आपको इसका आइडिया ज़रूर होना चाहिए क्योंकि जो आपकी BRS है, ठीक है, उसमें ये काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा ये स्किप किया जाए, ठीक है। अब देखिए 3 जोन्स होते हैं लंग के, जोन 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसको थोड़ा सा समझा दूँ, ठीक है। ये जो P स्मॉल a है ना, ठीक है, ये है आपके पास आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है। P कैपिटल A है आपके पास एल्वियोलर प्रेशर और PV जो है ना ये आपके पास वीनस प्रेशर, ठीक है। इसमें आपको वो ब्लू और रेड में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, आपको पता है उल्टी होती है जो आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है, तो ब्लू और रेड पे इतना भी आप ना जाएं। सिंपल ये देखें, P स्मॉल a जो है ये है आपका आर्टीरियल, कैपिटल A जो है वो है एल्वियोलर और V जो है वो है वीनस, ठीक है। अब 3 जोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है लंग को, जोन 1, 2 एंड 3। सबसे पहले आपको जोन 1 का मैं समझाता हूँ। जोन 1 में फिजियोलॉजी क्या है कि बेसिकली आपका जो एल्वियोलर प्रेशर है वो इतना ज़्यादा है कि वो आर्टीरियल से भी ज़्यादा है और वीनस से भी ज़्यादा है। एल्वियोलर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब जब एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो कंप्रेस कर देता है आपकी कैपिलरीज को और अल्टीमेटली ब्लड फ्लो कम कर देता है
विद इन द लंग, ठीक है। अब जब ब्लड फ्लो कम होगा, ये देखिए ब्लड फ्लो कम है, क्यू कम है, क्यू है परफ्यूजन, ठीक है, तो क्यू कम है, तो आपने याद रखना है कि एल्वियोलर प्रेशर बढ़ा तो परफ्यूजन हो गई कम। तो मिनिमल परफ्यूजन जिस जोन में है, सबसे कम परफ्यूजन जिस जोन में है, वो है जोन 1, क्योंकि वहाँ पे एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा है एज कंपेयर टू आर्टीरियोलर एंड द वीनस। और साथ ही साथ जोन 1 के अंदर आपकी वेंटिलेशन भी कम होती है, लेकिन परफ्यूजन इतनी ज़्यादा कम होती है कि आपका वी क्यू रेशो बढ़ जाता है। ऑब्वियसली जब आपका डिनोमिनेटर बहुत कम होगा तो आपकी जो प्रॉपर वैल्यू है, जो कि वी क्यू रेशो है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो है, वो तो इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये है आपके पास जोन 1। इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि जोन 1 नॉर्मली जो है, जोन 1 जो है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता लंग में, ठीक है। जोन 1 होता ही पैथोलॉजिकल है। देखिए पैथोलॉजिकल है इसलिए दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है ना वो बहुत गिर जाए, जैसे कि हेमरेज वगैरह हो जाए तो फिर आर्टीरियल प्रेशर गिर जाएगा, तो वो ऑब्वियसली फिर एल्वियोलर उससे बढ़ जाएगा, तो वो कोलैप्स कर जाएंगी आपकी कैपिलरीज, ठीक है। या फिर दूसरा काम ये हो सकता है कि एल्वियोलर प्रेशर बहुत बढ़ जाए, वो होता है जब आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका जोन 1। नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन होता कब है, या हेमरेज हुआ हो उससे आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है, या फिर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो रही हो उसमें आपका एल्वियोलर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो बात हो गई ये जोन 1 की, जिसमें आपका वी क्यू रेशो बढ़ गया, ठीक है। अब आपके पास दो चीज़ें और हैं, जोन 2 एंड जोन 3, ठीक है। अब जोन 2 के अंदर आपका आर्टीरियोलर प्रेशर जो है या आर्टीरियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्वियोलर, ठीक है, जो कि ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वीनस, ठीक है। तो ये अगर आप याद रख लें तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है आपका ज़्यादा, ठीक है। तो सिस्टली में तो ब्लड आ जाता है इसमें, तो परफ्यूजन सिस्टली के दौरान तो होती है, ठीक है। लेकिन डायस्टली के दौरान प्रेशर ड्रॉप करता है, उस दौरान जो एल्वियोलर प्रेशर है वो बंद कर देते हैं कैपिलरीज को। तो बेसिकली परफ्यूजन जो है लंग्स की वो होती है सिर्फ और सिर्फ कब, जब सिस्टली होती है, तो इंटरमिटेंट परफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसमें तो बिल्कुल ही नहीं थी, इसमें थोड़ी बहुत परफ्यूजन होती है, इंटरमिटेंट परफ्यूजन होती है। अब आते हैं जोन 3 पे। अब आप जोन 3 में देखें, यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे हल्की सी थी, और यहाँ पे देखिए अब पूरी है। पूरी का क्या मतलब है, देखिए इसमें आपका आर्टीरियोलर ज़्यादा है, आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा है, फिर वीनस प्रेशर आता है और फिर एल्वियोलर आता है। मतलब कि थ्रू आउट द कार्डियक साइकिल इसमें ब्लड फ्लो करता रहेगा। एल्वियोलर प्रेशर इतना है ही नहीं कि उसको कंप्रेस कर दे। तो इसमें आपकी मैक्सिमम परफ्यूजन होगी इन जोन 3, लेकिन वेंटिलेशन भी ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन परफ्यूजन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि वी क्यू रेशो कम हो जाता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो हो जाता है कम। तो ये है जोन 3। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको लाजमी बताना चाहूँगा वो ये है कि नॉर्मली लंग्स के अंदर होते हैं सिर्फ जोन 2 और जोन 3, ठीक है। जोन 2 होता है इन द एपेक्स ऑफ द लंग, ठीक है, और जोन 3 जो है ना वो होता है इन द लोअर एरियाज, मतलब कि यहाँ पे करके कहीं जोन 3 होगा थ्रू आउट, और ऊपर करके जोन 2 होगा। नॉर्मली की बात ये हो रही है, ठीक है। लेकिन जब बंदा एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो फिर लंग के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज ही लंग के अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता जो जोन 2 है वो भी जोन 3 में कन्वर्ट होने लग जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, रट्टा मारेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करें। जोन 1, 2 एंड 3, 1 पैथोलॉजिकल होता है, जोन 2 और 3 नॉर्मली होते हैं। जब एक्सरसाइज होती है तो जोन 2 भी जोन 3 में कन्वर्ट होने लग जाता है, क्योंकि परफ्यूजन बढ़ जाती है। वी क्यू रेशो याद रखना है कि जोन 1 का हाई होता है, ठीक है, और जोन 3 का लोएस्ट होता है वी क्यू रेशो, ठीक है। तो ये हैं आपके जोन्स ऑफ द लंग, ठीक है। ये वही वाली तस्वीर है जो आपकी BRS में बनी हुई है, ये मैं आपको चीज़ें समझा चुका हूँ डिटेल में, यही वाली बात। अब यहाँ पे एक और मैं बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा आपको। देखिए ये ऊपर से आ रही है आपकी वेंटिलेशन, ठीक है, नीचे से जा रही है आपकी परफ्यूजन, ठीक है। अब फर्ज करें कि आपकी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है,
ठीक है, मतलब कि आपकी वेंटिलेशन हो गई 0, ठीक है। तो वी क्यू रेशो क्या होगा, वी ओवर क्यू, लिखे ना, वी ओवर क्यू होता है ना, ठीक है। अगर आपकी इस केस की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपकी वेंटिलेशन हो गई 0, ठीक है, क्यू जो मर्जी हो, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होगा आपका 0। इसको हम कहते हैं शंट। शंट मतलब कि बगैर ऑक्सीजनेटेड होते हुए ब्लड ऐसे ही क्रॉस करके दूसरी तरफ चला गया, ये है शंट, राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है ये, ठीक है। अब एक और कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये ऊपर से आपकी आ रही है, देखिए ये है आपकी वेंटिलेशन, ये है परफ्यूजन। अब अगर परफ्यूजन ब्लॉक हो गई, पल्मोनरी एम्बुलस आ गया, ठीक है, उसने कर दिया ब्लॉक, ठीक है, अब क्या होगा, देखिए वी ओवर क्यू है ना, ठीक है। अब नीचे हो गया 0, वेंटिलेशन जितनी मर्जी हो जाए, ठीक है, तो ये तो इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, कि आपकी वेंटिलेशन है लेकिन परफ्यूजन तो है ही नहीं जिसने उसको होने ऑक्सीजनेट होने, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डेड स्पेस, फंक्शनैलिटी इसकी 0 है, तो ये है डेड स्पेस। पल्मोनरी एम्बुलेंस में होगी डेड स्पेस और वी क्यू रेशो होगा इन्फिनिटी। ये कॉन्सेप्ट था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैं डिलीवर करना चाह रहा था आपको। अब देखिए ये आए हुए हैं पहले एमसीक्यूज। पल्मोनरी एम्बोलाई ऑफ लेफ्ट लंग, ठीक है, एम्बोलाई आ गया ना, तो वी क्यू इज इन्फिनिटी सिंस क्यू इज इक्वल टू 0, बता दिया आपको। लेस देन नॉर्मल वी क्यू है सीओपीडी में, कॉमन सेंस है, ठीक है। ओल्ड मैन विद एम आई डेवलप्स पेरिफेरल साइनोसिस, एम आई है ना, ठीक है, तो फिर ब्लड फ्लो होगी कम, ठीक है, तो उसमें बेसिकली वी क्यू मिसमैच होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब वी 0 है तो शंट होगा, वी क्यू 0 होगा, ये मैं समझा चुका हूँ। क्यू 0 है तो डेड स्पेस होगी, वी क्यू इन्फिनिटी होगी। यही कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डिलीवर करना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ थोड़ा सा इसको समझ के करेंगे तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। जोन 1 2 3 को ज़हन में रखें, बस ये याद रख लें, अगर आप बाकी ना भी याद रखें कि शंट और डेड स्पेस का कॉन्सेप्ट और वी क्यू का मतलब क्या होता है, और ये बस याद रख लें कि जो आपकी परफ्यूजन है वो जोन 3 में मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बेसिकली आपका एक प्रोडक्ट है, मॉलिक्यूल है, जो प्रोड्यूस होता है टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की लेमेलर बॉडी से। और इसका क्या काम है कि वो जो फोर्सेस मैंने आपको अभी बढ़ाई थी, ठीक है, जो आपकी फोर्सेस थी सिर्फ एक्सटेंशन वाली, ठीक है, ये वाली फोर्सेस, इनको इसका काम है कि ये कम करे। अब बेसिकली सर्फेक्टेंट जब इन फोर्सेस को कम कर देता है तो उसका मतलब है कि सरफेस टेंशन कम हो गई। अब सरफेस टेंशन जब कम होती है तो उसकी वजह से बेसिकली आपके लंग के कोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि लंग की इलास्टिक रिकॉइल कम हो जाती है, जबकि इसके एक्सपैंड करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि लंग की कंप्लायंस बढ़ जाती है। तो सर्फेक्टेंट का क्या काम है कि सर्फेक्टेंट ने कोलैप्स होने के चांसेस को कम करना है और एक्सपैंड करने के चांसेस को बढ़ाना है, यानी कि सरफेस टेंशन को इसने कम कर देना है। अगली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में वो ये है कि सर्फेक्टेंट जो है वो 26 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से प्रोड्यूस होना शुरू होता है और 35th वीक ऑफ गेस्टेशन तक कम्प्लीटली प्रोड्यूस हो जाता है। और ये बेसिकली कंपोज कर रहा होता है ऑफ लेसिथिन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट इसमें सब कुछ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट, कि इन यूट्रो यानी कि डिलीवरी से पहले ही आप कैसे चेक करते हैं कि बच्चा जो है उसको कहीं आरडीएस डेवलप तो नहीं हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। आरडीएस डेवलप ही तब होता है जब आपका सर्फेक्टेंट कम होता है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए आप इन यूट्रो एमनियोटिक फ्लूइड में से आप देखते हो लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो। अगर लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशो मोर देन 2 होती है तो इसका मतलब है हेल्दी बच्चा है और जब वो पैदा होगा तो आरडीएस डेवलप नहीं करेगा। लेकिन अगर ये लेस देन 1.5 है तो उसका मतलब ये है कि उसमें आरडीएस डेवलप करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम उसमें डेवलप होगा, ठीक है। अगली चीज़ जो सर्फेक्टेंट के बारे में आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आरडीएस बेसिकली होता है, अगर सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस हो तो आरडीएस के रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आरडीएस के रिस्क फैक्टर्स में सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आता है प्री मेजोरिटी, कि अगर बच्चा
26 वीक से पहले होता है फिर तो होगा ही नहीं, 35 वीक से पहले होता है फिर भी इतना एडिक्वेट नहीं होगा, तो आरडीएस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है जो इम्पोर्टेंट है, वो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। जब गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो उसकी वजह से फीटल इंसुलिन भी ज़्यादा होती है, और जब फीटल इंसुलिन ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन कम हो जाती है। अगला रिस्क फैक्टर जो आपको पता होना चाहिए वो है सी सेक्शन। सी सेक्शन की वजह से भी आपके आरडीएस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सी सेक्शन की वजह से आरडीएस के चांसेस क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि बेसिकली सी सेक्शन में फीटल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम सिक्रीट होते हैं, और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही रोल होता है कि वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स के लेमेलर बॉडीज़ को बेसिकली सिग्नल्स देते हैं कि प्रोड्यूस करें सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली जब आपकी सी सेक्शन होता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ही कम बनते हैं। ठीक है, फीटल, उसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी जो है वो सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर बच्चा प्रीमेच्योर हो, मदर को गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस हो, या फिर बच्चे की डिलीवरी वाया सी सेक्शन हो, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि बच्चा जो है वो आरडीएस डेवलप करेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली जो बात है, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए, वही वाली बात कि जितना सर्फेक्टेंट ज़्यादा है उतने कम चांस हैं एटीलैक्टेसिस के। इसका भी उल्टा है कि सर्फेक्टेंट कम होगा तो एटीलैक्टेसिस के चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि कोलैप्स के चांसेस ज़्यादा हैं। आप चलते हैं इसके एमसीक्यूज़ की तरफ। कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी। सर्फेक्टेंट ऑब्वियसली प्रोड्यूस बाय टाइप 2 न्यूमोसाइट्स, डिक्रीज करता है सर्विस टेंशन को, कंसिस्ट करते हैं डाइफॉस्फेटाइलकोलिन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स पे, अंडरस्टूड है। ठीक है, नियोनेट जो है, ठीक है, अगर प्रोडक्शन सर्फेक्टेंट की कम होगी तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, हमें पता ही है। ठीक है, डिफिशिएंसी होगी पल्मोनरी सर्फेक्टेंट की तो ऑब्वियसली सर्फेस टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी और कंप्लाइंस कम हो जाएगी और इलास्टिक रिकॉइल बढ़ जाएगी, उसकी वजह से फिर कोलैप्स ज़्यादा हो जाएगा। व्हाट कंपोनेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन सर्फेक्टेंट? कैल्शियम। मैंने आपको बताया कैल्शियम तो होता ही नहीं उसमें। ठीक है, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से ऑब्वियसली कंप्लाइंस कम हो जाएगी और सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से रिकॉइल बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, उसके बाद सर्फेक्टेंट जो है, ठीक है, वो लेसर देन उनमें होता है। ठीक है, डिक्रीज सर्फेक्टेंट अगर होगा तो ऑब्वियसली एटीलैक्टेसिस होगी, जगह जगह पे कोलैप्स शुरू हो जाएंगे। टाइप 2 न्यूमोसाइट्स की मैचुरेशन होती है बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसीलिए जो ट्रीटमेंट होता है ना आरडीएस का, मतलब कि अगर आपको लग रहा हो कि बच्चे ने प्री मेच्योर पैदा होना है, ठीक है, और सी सेक्शन से पैदा होना है, तो आप इनिशियली ही माँ को, ठीक है, डेक्सा कवर देते हो, आप इनिशियली ही माँ को स्टीरॉइड्स देते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पे, ठीक है, ताकि उसकी वजह से सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाए बच्चे के अंदर। ठीक है, मेडिकेशन एंड प्रीमेच्योर बेबीज़ फॉर लंग डेवलपमेंट, बीटामेथासोन, और बेबी आफ्टर डिलीवरी, ठीक है, लंग कंप्लायंस इसकी इंक्रीज़ होती है, ये नॉर्मल है। डिलीवरी के बाद बच्चे की लंग कंप्लायंस इंक्रीज़ होती है। सो दिस वाज ऑल दैट यू नीडेड टू नो अबाउट सर्फेक्टेंट।